हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार। आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर का है, ये सेकंड लेक्चर है हमारा। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक टर्म है हमारा GIGO। GIGO की फुल फॉर्म क्या होती है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये होती है हमारी GIGO की फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर फॉलो करता है, अगर हमने कोई भी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंप्यूटर को क्या किया हमने कि कोई भी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो उसका जो डाटा प्रोसेस होता है वो हमें जो रिजल्ट देगा वो कैसा देगा? रॉन्ग ही रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा? रॉन्ग रिजल्ट देता है। अगर हमने कोई भी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद जो उसमें डाटा प्रोसेस हुआ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो हमेशा ही हमें रॉन्ग रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर जो फॉलो करता है वो किसको करता है? GIGO को, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप दोगे उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। क्या लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ठीक, ये 4 टाइप्स बताए गए। इनएबिलिटी टू थिंक्स ऑन इट्स ओन, इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन। अब हम जानते हैं जो कंप्यूटर है वो मैन मेड डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या होता है? हमारा मैन मेड डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? मैन मेड डिवाइस है, यानी पर्सन द्वारा बनाया गया डिवाइस है। पहली चीज तो ये तो कुछ सोच ही नहीं सकता है, कुछ अपने आप सोच तो सकता नहीं है। जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। ठीक, तो ये कैसे वर्क करता है? वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वर्क कैसे करता है? जो हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, गिवन बाय यूजर। अगर यूजर द्वारा जो इसके को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन पे ही ये वर्क करता है। लेकिन इसके अंदर खुद की थिंकिंग नहीं होती है, खुद खुद कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि मैन मेड डिवाइस होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर देगा। चाहे हम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब भी वो रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। ठीक, अगला क्या है? इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन। इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन में क्या होता है? मान के चलिए इसके पास डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है कि ये डिसीजन ले सके। ठीक है, इसके पास कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, तो कह सकते हैं दे डू नॉट possess, ठीक, दे डू नॉट possess द essential skill, essential skill, जो स्किल होनी चाहिए, जरूरी नेसेसरी स्किल होनी चाहिए डिसीजन लेने की, वो इसके अंदर नहीं होती। नेसेसरी डिसीजन टू टेक, ठीक है, डिसीजन लेने की इसमें क्षमता नहीं होती है। ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन ये नहीं ले सकता। क्यों? जो हमने डेटा इसको सेंड किया या जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट है आपका डिस्प्ले करता है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया। हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है? हमारी मशीन है। कंप्यूटर क्या होता है? एक मशीन होती है। ठीक, अब ये केवल किसको फॉलो करेगी? ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन, ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। यानी पूरा जो मेथड निकल के आ रहा है या पूरी समरी जो निकल के आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इंस्ट्रक्शन पे। यूजर्स द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको ही ये फॉलो करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन के अलावा इसके अंदर खुद के आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, अपने खुद के व्यू नहीं देख सकता है।
जो यूजर्स ने डेटा सेंड किया इसके पास, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। और ये खुद नहीं है आइडिया है, ठीक है, यानी इसकी खुद की थिंकिंग नहीं होती है, एक तरह से ये खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, तो ये लिमिटेशंस में आती हैं। इसके अलावा इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। अगर मान के चलिए हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसमें हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, इसकी पॉलिसीज में क्या इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो वो सारी इम्प्लीमेंट किसे करने होते हैं, यूजर्स को करने होते हैं। जो भी लर्निंग है वो यूजर्स को करनी है। अगर यूजर सही तरीके से लर्निंग का यूज करेगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से इम्प्लीमेंट और लर्न कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर खुद लर्न और इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, इसके अंदर लर्न और इम्प्लीमेंट की कोई क्षमता नहीं होती है, ये तो यूजर्स द्वारा जितने इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये सबसे बड़े इसकी 4 लिमिटेशंस होती है। फर्स्ट इज इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन, सेकंड इज इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। अब इसके बाद बात करेंगे हम एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की। ये एरियाज हैं कुछ जहां पे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, बिजनेस। फर्स्ट टर्म इज बिजनेस। अब बिजनेस का यूज कैसे करते हैं, अब तक हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। हाई स्पीड कैलकुलेशन होता है, डिलीजेंस होता है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है और वर्सेटिलिटी है। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट किसके होते हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। मींस अगर हमें हाई स्पीड में कैलकुलेशन करनी है तो इसका यूज करते हैं। डिलीजेंस यानी बिना टायर हुए, एक तरह से वर्किंग एज अ लॉन्ग आवर्स, वर्किंग एज लॉन्ग आवर्स, इसकी वर्किंग कैसी है, लॉन्ग आवर्स तक रहती है, ये थकता नहीं है, इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। एक्यूरेसी, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दोगे तुरंत एक्यूरेसी देगा, तो इसलिए एक्यूरेट भी है। रिलायबिलिटी, रिलायबल रहता है क्योंकि ये थकता नहीं है, खुद नहीं थकेगा, ह्यूमंस थक जाएगा लेकिन ये खुद नहीं थकता है। एंड वर्सेटाइल, एक साथ 2 या 3 वर्क्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैनी मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होता है, क्योंकि मल्टीपर्पज है, प्रोग्रामेबल है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि कई क्षेत्रों में, कई फील्डों में ये अलग अलग वर्क करता है, ठीक। एक ही कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में वर्क कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया था, वर्सेटाइल डिवाइस कहा गया था, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें हमें बहुत सारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म करने होते हैं, जैसे पायरोल कैलकुलेशन करनी है, बजट बनाना है अपना, सेल्स एनालिसिस करनी है या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम बिजनेस का यूज करते हैं। किस किस के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे जब बात की तो पायरोल कैलकुलेशन में कर सकते हैं। फर्स्ट इज पायरोल कैलकुलेशन, ठीक। इसके अलावा पायरोल कैलकुलेशन के बाद अगर हमें कोई भी सेल्स एनालिसिस करनी है तो सेल्स एनालिसिस में इसका यूज करते हैं बिजनेस में, ठीक। इसके अलावा बजट में इसका यूज करते हैं, जो हमें बजट बनाना होता है कि हम इतना ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका ही यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक। इसके अलावा फाइनेंशियल जो फोरकास्टिंग होती है वहां पे भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जब हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, इसके अलावा क्या करना है, हमें अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना होता है, तो उसके लिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम कंप्यूटर द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, बिजनेस प्रमोट कहलाता है। अगर हमें पावर पॉइंट बनाना है तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस प्रमोट कहलाएगा। तो इस तरह से हम इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, ओके। बिजनेस के अंदर हम इसी तरीके से यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे बैंकिंग की। सेकंड क्या है एप्लीकेशन हमारी, बैंकिंग होती है। तो आजकल आप जानते हो डिजिटल बैंकिंग का काफी यूज किया जा रहा है, डिजिटल बैंकिंग।
डिजिटल बैंकिंग कैसे यूज की जा रही है, या तो आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फोन से जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है या कहीं पे कोई भी लेन देन करना होता है, तो उसके लिए हम डिजिटल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। जैसे एसबीआई का योनो ऐप चल रहा है, ठीक है, एसबीआई योनो ऐप चलता है, पेटीएम है, ये सब किस में आते हैं, हमारे बैंकिंग सेक्टर में यूज किए जा रहे हैं। अगर हमें कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना है तो हम डिजिटल बैंकिंग का यूज करते हैं। ठीक, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो किसका यूज करते हैं, हम डिजिटल बैंकिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज करना है तो बैंकिंग का यूज करते हैं, मैनेज अकाउंट्स। अगर हमें अपना अकाउंट्स है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कि हमारे जो अकाउंट है उसमें कितनी मनी है, कितनी सेविंग्स है या कितना हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ये सारी डिटेल निकल के आ जाती है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग अकाउंट करना है तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। ठीक है, इसके अलावा एटीएम में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एटीएम एक तरह का कंप्यूटर ही है। एटीएम इज अ मशीन। एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका काम क्या होता है, ये भी हमारे इंटरनेट द्वारा ही यूज किया जाता है। जब एटीएम पे हम जाते हैं तो सर्वर भी इसके भी डाउन होते हैं, तो ये एक तरह की मशीन है, यानी कंप्यूटर है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और हमें अपना रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से इसका यूज किया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, मैनेज अकाउंट को मैनेज करना, फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग करना, इसके अलावा एटीएम में भी इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर्स का। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च। अब एजुकेशन एंड रिसर्च की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन एंड रिसर्च में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर्स का क्या है, बहुत ही ज्यादा योगदान है। एजुकेशन रिसर्च में ये इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड, इसको इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड कहते हैं। इसके अलावा कई जगह इसको इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी कहते हैं। जो स्मार्ट बोर्ड आता है आपका पैनल वाला, ठीक है, तो वो अगर व्हाइट बोर्ड है तो उसको इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें क्या बताया गया है कि इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड, इसको क्या बोला गया है, इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड कहा गया है। ठीक है, इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड। इसके अलावा एजुकेशन में स्मार्ट क्लास में काफी कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा खुद आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं कोविड की वजह से। कोविड की वजह से स्कूल कंटिन्यू क्लोज है, उसकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं। तो वो किससे चल रही हैं, या तो गूगल मीट से चल रही है, तो वो सारा कंटेंट किससे है, कंप्यूटर या ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है उनके द्वारा ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज हम स्मार्ट क्लास में करते हैं, कंप्यूटर का यूज हम लैब्स में भी करते हैं। ठीक, लैब वगैरह होती है, जब हमें कुछ सीखना होता है तो लैब्स में भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा रिसर्च में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फाइल्स बनानी है, प्रिपेयर करनी है, तो वहां पे भी हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन एंड रिसर्च में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। अगर हमसे कोई कहे कि हेल्थ केयर एंड मेडिसिन की बात करें तो हेल्थ केयर और मेडिसिन में भी इसका काफी यूज किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स है, लैब है, ठीक, वहां पे काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट का रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर्स पे रखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स है, तो ये भी हम कहाँ पे रख रहे हैं, कंप्यूटर्स के द्वारा ही एक फाइल बनाई जाती है और वो पूरा जो डाटा है रिकॉर्ड रहता है किसमें, कंप्यूटर्स में। ठीक, रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट। इसके अलावा जैसे डेट ऑफ बर्थ या किसी भी चाइल्ड का बर्थ होती है, चाइल्ड का जन्म होता है, तो उस केस में क्या होता है, तो वो जिस समय जन्म हुआ वो डेट लिख ली जाती है, टाइम लिख लिया जाता है और वो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है पेशेंट के नाम से। तो रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट इस तरह से कंप्यूटर का वहां पर यूज करते हैं। इतने पेशेंट हैं, कितने पेशेंट इस दिन आए, ये सारे रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए। इसके अलावा स्कैनिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है, एक्सरे, सीटी स्कैन,
कौन कौन से स्कैन होते हैं, सीटी स्कैन होता है आपका, ठीक, एमआरआई भी कर सकते हो, ये भी कंप्यूटर पे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड है, ठीक, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये भी कंप्यूटर्स पे ही देखे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी जितनी भी जांचें होती हैं आपकी, ईसीजी, ईईजी, ठीक, ये सारी जांचें किस पे की जाती हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही इसके रिजल्ट शो होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट शो होंगे, इनके इंस्ट्रूमेंट दे रखे होंगे, मशीनें दे रखी होंगी, और वो रिजल्ट अपना कहाँ शो करती है, कंप्यूटर्स पे करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिलिट्री। मिलिट्री में भी कंप्यूटर्स का बहुत यूज किया जाता है। मिलिट्री में कंप्यूटर्स का कैसे यूज किया जाता है, जब भी हमें कोई डिजाइन या डेवलप करने स्मार्ट वेपन्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वेपन्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर्स की। स्मार्ट वेपन्स तैयार करने हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, कंप्यूटर्स की जरूरत रहती है। अगर अब क्या होता है, चलो ये वेपन्स भी कर लिए, ठीक, वेपन्स के लिए तो कर ही रहे, इसके अलावा कम्युनिकेशन, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कम्युनिकेशन, ठीक। आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, तो वहां पे कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता है, कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे जहाँ पे सिस्टम लगे हुए होते हैं, आईटी सेल होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन देख रहा होता है, सैटेलाइट द्वारा निगरानी कर रहा होता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर देते हैं कि यहाँ पे ये है, ठीक है। जो भी मिसाइल्स है या वेपन्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, या कोई एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उसके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन द्वारा दी जा सकती है, ठीक। तीसरा क्या होता है, इसके अलावा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन है, एटम्स बनाने में भी काफी यूज किया जा रहा है कंप्यूटर्स का, मिसाइल को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक, और बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस है, तो उनमें भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। ये साइंटिफिक रिसर्च कैसे करते हैं, आपने देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर की जो एनालिसिस होती है कि आज बारिश होने वाली है, ठीक, वो अलग इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट अपने जो भी है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिंबल दे देता है कंप्यूटर पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वहां वेदर कंडीशन में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो तुरंत सूचना देते हैं कि 1 या 2 दिन में बारिश होने वाली है, या इतनी तेज हवाएं चलने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से साइंटिफिक रिसर्च से भी मिलती है। इसके अलावा जो हाइपोथेसिस होती है उसको डेवलप करना, हाइपोथेसिस मींस क्या हो गया, जैसे सपोज कीजिए किसी ने कोई थ्योरी बताई, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, न्यूमेरिकल डाटा नहीं निकाला, तो वो थ्योरी कैसी मानी जाती है, हाइपोथेसिस। वो थ्योरी कैसी मानी जाएगी, हाइपोथेसिस मानी जाएगी। ये एक थ्योरी है, डेवलप की गई है और उसको सब लोग मान रहे हैं, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो डेवलपिंग हाइपोथेसिस पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है साइंटिफिक में, डेवलपिंग हाइपोथेसिस, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले सोचते हैं लोग क्या थ्योरी हो सकती है, तो ये हाइपोथेसिस है, अगर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी बन जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली अगर डाटा एक्सचेंज करना है तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स मेथड दे रखा है उसको सिमुलेट करना है तो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड एक्यूरेसी के लिए भी हम कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं। और ये वेदर फोरकास्टिंग भी हमें बताता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी हमें ये तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, किस टाइप का वेदर चल रहा है, क्या है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये यूज किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी बहुत सारी जगह है जहां पे कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में डिजाइन और डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और एक आता है कैट, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर के द्वारा अगर किसी भी डिजाइन को ऐड कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये ज्यादातर मैकेनिकल और
सिविल इंजीनियरिंग में इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट में जो किया जाता है एनआई इंस्ट्रूमेंट करके एक सॉफ्टवेयर आता है इंजीनियरिंग में, तो उसका यूज करते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में यूज करते हैं तो मैटलैब का यूज करते हैं। ये भी हमारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। सबके अपने अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे रोबोटिक्स वगैरह रोबोटिक्स की अगर प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं और C++ लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज यूज करने के बाद हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं या फिर C++ असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर के एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। एनआई इंस्ट्रूमेंट, आप मोबाइल चला रहे हो तो इसका जो भी सर्किट डिजाइन किया गया होगा वो इस सॉफ्टवेयर पर किया जाता है, ठीक। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड या मैथमेटिकल जितनी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना डिजिटल के अंदर कम्युनिकेशन में, तो उसके लिए हम मैटलैब का भी यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज करते हैं कैम। कई लोग कहेंगे कैम का मतलब तो कैमरा होता है, लेकिन यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका दिस मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे इसको, ठीक है। कैम रोबोटिक्स को अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग में ही करते हैं। रोबोटिक्स बनाना है या किसी अदर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पीएलसी एंड स्काडा सॉफ्टवेयर द्वारा भी उसको एनिमेटेड किया जा सकता है। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इनकी कंपनीज में पीएलसी स्काडा का ज्यादातर यूज किया जाता है। क्या ह्यूमंस का कम यूज किया जा रहा है आजकल, जैसे जैसे मशीनों की संख्या बढ़ रही है या कंप्यूटर से वर्क इंक्रीज होता जा रहा है, उसी तरीके से जो एक तरह से कह सकते हैं ह्यूमंस के जो एम्प्लॉयमेंट थे वो कम होते जा रहे हैं, ह्यूमंस ज्यादा अनएम्प्लॉय होते जा रहे हैं, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। गेम्स में प्लेइंग गेम्स खेलते हैं हम, टाइम पास कर रहे होते हैं तो वहां पे भी कंप्यूटर या मोबाइल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा आपके वीडियो देखने के लिए, ऑडियो देखने के लिए, फोटोग्राफी या किसी भी सॉन्ग्स या कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अपने फोटो में डालने के लिए, तो ये सारी चीजें भी किस में आती है, हमारी एंटरटेनमेंट में आती है और इनमें भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इन सब मेथड्स में भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। जो जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। पब्लिशिंग एंड पब्लिक मीडिया, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका यूज करते हैं हम जब DTP सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी है, प्रिंट मीडिया मींस कोई भी बुक्स बनानी है, ई मैगजीन्स बनानी है या वाउचर्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज करते हैं। और इनमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इनडिजाइन, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स का भी हम यूज करते हैं, ठीक। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पब्लिशिंग और पब्लिक मीडिया में यूज किए जाते हैं। फिल्म एंड एनिमेशन में भी इसका यूज करते हैं, जैसे लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मींस कैमरा की लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लाइटनिंग का यूज करते हैं। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डालने होते हैं हमें मूवी के अंदर, तो स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। एनिमेशन के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। VFX जो होता है पूरा ही वर्किंग VFX पे होती है, कंप्यूटर सिस्टम की जो वर्किंग होती है, या सॉरी फिल्म की जो हाई क्वालिटी की VFX दिखाने हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखानी है, तो उनके लिए VFX का यूज करते हैं। ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, ठीक। विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह हैं, अगर हमें वो यूज करने हैं तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ठीक। एनिमेशंस में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, कैसे वो जो भी परफॉर्मेंस की गई है कैमरे के सामने उसे कैसे और अच्छा बनाया जाए, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। और इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं
उन सॉफ्टवेयर पर वर्क करके हम फिल्म एंड एनिमेशन में यूज करते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बिजनेस में कैसे करते हैं, इसके भी बहुत, बिजनेस के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे अकाउंट के पर्पज से हम टैली का यूज करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर, यानी सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए और वो सॉफ्टवेयर अपना वर्क करते हैं, कंट्रोल क्या करते हैं, पूरी तरह अपना जो भी है उन्हें वर्क करना होता है। तो ये जितनी भी आपको एप्लीकेशन बताई है, इनके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है और उन सॉफ्टवेयर पर वर्क करके हम क्या करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कोर फंक्शंस के साथ मिलेंगे और कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन हमारे आरआरबी, आईबीपीएस, बैंक, ठीक है, इसके अलावा एसएससी में जो कंप्यूटर्स के पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की एक सीरीज लाएंगे, जिसमें एक लेक्चर में हम क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्यूटर्स में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।